तो हेडिंग क्या थी आपकी, जब एक लेंस क्या हो, जब एक लेंस तथा दूसरा, अरे क्या लिखा है, जब एक उत्तल और दूसरा अवतल, यही हुआ था ना। और इसमें हम कंडीशन बताए थे, कंडीशन बता रहे थे कि अगर जिसकी फोकस दूरी अधिक होती, पहले ये बताओ आप लोग, जिसकी फोकस दूरी अधिक हो उसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी, और जिसकी फोकस दूरी कम हो उसकी क्षमता अधिक होगी। और दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, दोनों मिल रहे हैं। अगर एक उत्तल मिल रहा है और एक अवतल मिल रहा है, और मान लो कि उत्तल की क्षमता अधिक है, उत्तल की क्षमता अधिक है तो अवतल की कम होगी, तो प्रभाव किसका रहेगा, उत्तल का रहेगा ना। जो आपका जो मतलब जिसकी क्षमता अधिक रहेगी उसी का तो प्रभाव रहेगा। समझ में आई बात ना। तो अगर हमारे पास उत्तल का प्रभाव ज़्यादा, यानी उत्तल की क्षमता अधिक है, तो हमारा जो फोकस दूरी रिजल्टेंट आएगी वो प्लस आएगी कि माइनस आएगी, प्लस आएगी, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और अगर मान लो कि आपका अवतल लेंस जो है वो प्रभावी है, यानी कि उसकी क्षमता अधिक है, तब आपका फोकस दूरी क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। और ऋणात्मक से हमें ये निष्कर्ष निकलेगा कि आपका क्या है, ये प्रभाव किसका है, अवतल लेंस का है। समझ में आ गई बात ना। और अगर दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, दोनों की क्षमता बराबर है, दोनों नहीं जीतेंगे, गिर जाएंगे दोनों, यानी कि फोकस दूरी क्या हो जाएगी, वहाँ पे आपकी अनंत हो जाएगी। एक वो समतल दर्पण की भांति कार्य करने लगेगा। जैसे देखो हम क्या लिखाए थे, यह बराबर क्या बताए थे, F1, ये सब पहले तो मिटा देना चाहिए था शिशु। यह बराबर क्या बताए थे हम, F1 F2 अपान F2 माइनस F1। तो अगर यहाँ पे F2 F1 बराबर हैं तो F2 माइनस F1 यानी दोनों बराबर है तो जीरो हो जाएगा नीचे, और अगर नीचे जीरो हो गया तो F बराबर क्या, अनंत आ जाएगा। और अनंत किसकी फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। तो ये तीनों कंडीशन है, आप लोग लिख लो इसको। लिखना, यदि F1 इज ग्रेटर देन F2, लिखवा देगा ये, अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से अधिक है, तब अब यहाँ पे उत्तल की अधिक है, फोकस दूरी उत्तल की अधिक है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, इसमें कम होगी ना इसकी, और क्षमता किसकी अधिक होगी, अवतल की। प्रभाव किसका रहेगा, अवतल का रहेगा। और फोकस दूरी क्या आएगी आपकी, ऋणात्मक आएगी, यानी यफ क्या आएगी, निगेटिव आएगा। यफ क्या आएगा यहाँ पे, निगेटिव आएगा। समझ में आ गई बात ना। तो इसको लिख लो आप लोग। अब दूसरा लिखना, यदि F1 इज लेस दैन F2, F1 इज लेस दैन F2, तो किसकी फोकस दूरी इसमें कम है, F1 की, तो क्षमता किसकी अधिक होगी, क्या चलता है दिमाग में, क्षमता जिसकी, फोकस दूरी किसकी कम है, F1 की, तो क्षमता किसकी कम अधिक होगी, F1 की होगी ना। जिसकी फोकस दूरी कम है उसकी क्षमता अधिक होती है, तो यहाँ पे आपकी F1 की क्षमता अधिक होगी, और F1 की क्षमता अधिक होगी, यानी और F1 क्या है, उत्तल लेंस है, तो प्रभावी कौन है, उत्तल लेंस है, तो हमारी फोकस दूरी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे F क्या लिखवाए नहीं क्या, अभी लिखना, यदि F1 इज लेस देन F2, अर्थात अवतल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी से अधिक है, तो आपकी फोकस दूरी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हो गया। अब तीसरा क्या है कि जब दोनों की फोकस दूरी क्या हो, बराबर हो, तो लिखना, जब दोनों लेंस की
फोकस दूरी बराबर हो, अर्थात F1 बराबर क्या हो, F2 हो। तो अगर F1 बराबर F2 है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूले में रख दो। तो फार्मूले में रखने पे क्या आएगा, F2 माइनस F1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। यानी कि फोकस दूरी क्या हो जाएगी आपकी, देखो F1 और F2 अपान क्या होता है, F2 माइनस F1, F2 माइनस F1। तो आपका F1 बराबर F2 है, तो यहाँ पे रख दो आप F1 है F2 को F रख सकते हैं, F इंटू F1 F1 रख दे रहे हैं दोनों। तो और यहाँ क्या हो जाएगा, F1 माइनस F1, तो F1 माइनस F1 क्या हो जाएगा, 0। यानी कि F1 अपान 0, और किसी का अपान 0 तो उसका मान क्या होता है आपका, अनंत होता है। और अनंत किसकी फोकस दूरी होती है, समतल प्लेट की या समतल दर्पण की। समतल दर्पण नहीं कहेंगे, दर्पण तो वो हो जाता है ना आपका जिसमें हम चेहरा देखते हैं, ठीक ना। समतल प्लेट कहेंगे, ठीक ना। कांच की समतल प्लेट के समान होगा ये, समतल दर्पण आपका गलत हो जाएगा। हो गया। अब अगला चैप्टर आपका प्रिज्म वाला है, तो चैप्टर का नाम लिखना है। हाँ चैप्टर नहीं नहीं चैप्टर, अगला चैप्टर है। इस बुक में जो किसी किसी बुक में उसी में दे दिया है, उससे अलग नहीं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा विक्षेपण। अब देखो प्रिज्म आज 10 वालों को दिखा रहे थे। देखो ये आपके क्या है, तल है ना, इसको हम तल कह सकते हैं, ये इसको हम तल कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा देखो, परिभाषा कह रहा है किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच समांगी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर झुके, ये कोई कोण है, किसी कोण पर झुके दो समतल समांगी पारदर्शी माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर झुके दो समतल के बीच समांगी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर झुके दो समतल के बीच समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। समझ में आ गई बात ना, ठीक। तो ये इस तरीके से आपका प्रिज्म दिखता है, और इसकी परिभाषा ये हो गई, और आपको प्रिज्म ला के दिखाएंगे भी। तो लिखना पहले, प्रिज्म हेडिंग डाल देना। किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समान पृष्ठों के बीच स्थित समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। हो गया।
अब इस परिभाषा में क्या क्या टर्म हम बोले हैं, किसी एंगल, ये एंगल हो गया, और ये क्या हो गए, दो समतल या समान पृष्ठ हो गए, ठीक है, और इनके बीच में क्या है, समांगी पारदर्शी माध्यम है। तो इस आकृति को हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। अर्थात प्रिज्म क्या है, एक समांगी पारदर्शी माध्यम है जो किसी एंगल पर झुका है, जो एंगल किसका है, सतहों से बना हुआ है, वो क्या कहलाएगा, आपका प्रिज्म कहलाएगा। समझ में आ गई बात ना। तो ये आपकी अलग परिभाषा आप समझ सकते हो अपने मन से। और अब उसके बाद लिखना आप लोग, प्रिज्म के भिन्न पृष्ठों, पृष्ठ के जिन पृष्ठों से अपवर्तन होता है, प्रिज्म के जिन पृष्ठों से अपवर्तन होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक। और अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। अब देखो यहाँ पे अपवर्तन की घटना क्या हो रही है, इन पृष्ठों पर हो रही है। इस पृष्ठ पे हम प्रकाश की किरण डालेंगे और इधर से निकलेंगी, तो ये घटना हो रही है इन पृष्ठों पर, यानी ये पहला पृष्ठ मान लेते हैं, दूसरा पृष्ठ मानते हैं, तो ये पृष्ठ क्या कहलाएंगे, अपवर्तक पृष्ठ। कितने अपवर्तक पृष्ठ हैं, 2। और इन दोनों पृष्ठों के बीच का जो एंगल है उसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण कहेंगे। समझ में आ गई बात ना। तो इन दोनों पृष्ठों को हम क्या कहेंगे, अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे, और इसके एंगल को क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण कहेंगे। तो अपवर्तक कोण क्या होता है, दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, अपवर्तक कोण कहलाएगा। समझ में आ गई बात ना। हाँ, अब लिखना उसके नीचे, अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत, अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए प्रिज्म के परिच्छेद को मुख्य परिच्छेद कहते हैं। देखो अब यहाँ पे आपके पास अपवर्तक पृष्ठ है और इसके लंबवत, इस पर ये लंब आ गया। अब इसके लंबवत हम इसको काट दें, इसके लंबवत हम इसको क्या कर दें, काट दें, तो ये जो निकला हुआ पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, मुख्य परिच्छेद कहलाएगा। समझ में आ गई बात ना। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, आपका मुख्य परिच्छेद कहलाएगा। मुख्य परिच्छेद कैसे बनाएंगे कि आपका ये अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत हम परिच्छेद यानी कि इसको काट दें, तो ये वाला कहलाएगा आपका मुख्य परिच्छेद कहलाएगा। समझ में आ गई बात ना। अब हेडिंग डालना, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले आप लोग चित्र बना लो। अब देखो ये कोई तल है, ठीक, अपवर्तक पृष्ठ है ये ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर एक अभिलंब पहले खींच दें।
अभिलंब तल के लंबवत होता है ना, तो यहाँ पे हम एक अभिलंब खींच दे रहे हैं। अब हम यहाँ से किसी भी एंगल पर कुछ किरणें भेज रहे हैं। ये किरण भेजे यहाँ से, ये किरण को भेज दिए यहाँ पे। आप लोग बनाते रहना, और अभी बना ले तब समझाना, पहले बनाते रहो। आप लोग बना ले, हम भी। बन गया? हाँ, एम ए डेल है, डेल्टा। बन गया? अब देखो, ये हमारा प्रिज्म है, और प्रिज्म में ये दोनों क्या है, इसके अपवर्तक तल हैं, और इसके बीच का एंगल क्या कहलाता है, अपवर्तक कोण कहलाएगा। अब इस तल के लंबवत अगर हम कोई रेखा खींचे तो ये क्या कहलाती है, अभिलंब। क्या कहलाती है, अभिलंब। इसी तरह इधर भी ये एक अपवर्तक तल है और इस पर एक अभिलंब खींच दिए, दोनों तरफ हम खींच दिए। अब यहाँ से हम जो है ये अभिलंब से आई डिग्री, आई एंगल पर हम एक किरण यहाँ से आपतित किए, ठीक। अब यहाँ से एक किरण आपतित किए तो ये एंगल आपका क्या कहलाएगा, आपतित आपतन कोण कहलाएगा ना, और ये क्या है, आई है। अब यहाँ पे कौन सी घटना होगी, अपवर्तन। यहाँ प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। कहाँ जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। समझ में आई बात ना, ये आपको बताए थे। तो आपका ये है अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है। और अभी इसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन इधर ना, ये नहीं जाकर के ये क्या हो रही है, अभिलंब की ओर झुक गई। अभिलंब की ओर झुक गई, फिर ये सीधी जाएगी और सीधी जा करके फिर दूसरे तल पर आ गई, दूसरे अपवर्तक तल पर आ गई। और यहाँ पर भी हम क्या खींच रखे हैं, एक अभिलंब खींच रहे हैं। तो यहाँ पे जब यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ पे किरणें क्या आ रही हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। कहाँ से जा रही हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे इसको इधर सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ना जाकर के किधर जो गई, अभिलंब से दूर घिसक गई। समझ में आ गई बात ना। तो इसको आपतित किरण कहेंगे और इसको निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। समझ में आ गई बात ना, इसका नाम है निर्गत किरण। अब यहाँ पे देखो, हम आपतित किरण को, ठीक है ना, आपतित किरण को आगे ले जाएं, ठीक है ना, डॉटेड रूप में किरण जा नहीं रहे, बस हम एज्यूम कर रहे हैं। आपतित किरण को आगे ले जाएं और निर्गत किरण को
पीछे ले जाएं तो इनके बीच में जो एंगल बनता है इसको हम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। समझ में आई बात? तो विचलन कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी? आपतित किरण को आगे ले जाएं, निर्गत किरण को पीछे ले जाएं तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। तो आपतित किरण को किधर ले जा रहे हैं? और निर्गत किरण को पीछे, तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या कहेंगे? विचलन कोण। याद हो जाएगा? ठीक है। और ये वाला एंगल क्या कहलाता है? ठीक है। अब देखो, अब ये तो समझ में आएगा पूरा। ठीक है। अब इसका कहानी लिख लो। तो लिखना, एक प्रिज्म PQR पर, एक प्रिज्म PQR, ये PQR एक प्रिज्म है, पर प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन चित्र में प्रदर्शित है। चित्र में प्रदर्शित है। माना एक प्रकाश किरण BC, ये C बिंदु, C नाम दे दिए इसका, ये C है और इसका नाम D, आप लोग बना लेना। माना एक प्रकाश किरण BC प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ PQ, अपवर्तक पृष्ठ PQ पर आपतन कोण I पर आपतित होती है। आपतन कोण I पर आपतित होती है। दस और 11 अक्टूबर को पुष्पनगर मेला के उपलक्ष्य में अवकाश है। छुट्टी नहीं, अवकाश। शुद्ध हिंदी बोलो एकदम। चलो, हाँ, कहाँ तक लिखे आप लोग? आपतन कोण I पर आपतित होती है। चूंकि यह किरण प्रिज्म के, चूंकि यह किरण प्रिज्म के सघन माध्यम में जाती हैं, इन सबसे थोड़ा जाके बोल दो, थोड़ा शांत रहे, नहीं तो यहाँ के ना अभी इज्जत दे देंगे बढ़िया से। कहाँ तक लिखे आप लोग? हाँ, जाती है। अतः खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है। अतः खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है। हो गया? अपवर्तित किरण CD, अपवर्तित किरण CD प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ CD प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ PR पर आपतित होती है। PR पर आपतित होती है। चूंकि यह किरण सघन से विरल में जा रही है। चूंकि यह किरण सघन से विरल में जा रही है, अतः अभिलंब से दूर हो जाती हैं। अतः अभिलंब से दूर हो जाती हैं। यदि PQ
पृष्ठ पर आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर है, अपवर्तन कोण आर है, पी आर पृष्ठ पर आपतन कोण आर डैश व निगमित कोण आई है। निगमित कोण को चाहे निर्गत कोण को, ठीक है, निगमित कोण आई है। आपतित किरण BC को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण DE को पीछे बढ़ाने पर बिंदु M पर मिलती हैं। ठीक, अब उस लाइन को छोड़ देना। इन दोनों किरणों के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण कहलाता है, जिसका मान आपतन कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। हो गया? तो विचलन कोण का बहुत महत्व है, आगे आएगा ये भी। विचलन कोण हमें निकालना है, उसके लिए डेरिवेशन करना होता है। तो विचलन कोण की परिभाषा क्या है? आपतित किरण जो है, आपतित किरण को हम क्या करें? आगे ले जाएं और निर्गत किरण को पीछे ले जाएं तो बिंदु M पर मिलती है। और यहाँ पे जो एंगल डेल्टा है, ये एंगल क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। और ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है, आपतन कोण और माध्यम के अपवर्तनांक पर। किस पर डिपेंड करता है? आपतन कोण और माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। बात समझ में आ गई ना? चलो, और इसको जो लिखवाए हैं ये सब वही सब लिखवाए हैं जितना हम समझा चुके हैं। यहाँ पे वही नोटेशन के साथ लिखवा दिए हैं। तो अब हेडिंग डालना, अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण हो गया। अब देखो हम क्या बोले हैं अभी कि जो विचलन कोण है ये माध्यम के अपवर्तनांक पर और आपतित किरण आपतन कोण पर निर्भर करता है। यानी I पर निर्भर करता है और N पर निर्भर करता है। समझ में आई बात? तो अगर हमारे पास कोई एक प्रिज्म है और उस प्रिज्म वो प्रिज्म है तो उसका अपवर्तनांक आप बदल नहीं सकते। एक प्रिज्म लिए हो आप लोग, एक प्रिज्म आपके पास है तो उसका अपवर्तनांक को नहीं बदलोगे। आप क्या बदल सकते हो? एंगल बदल सकते हो, आपतन कोण बदल सकते हो। अब देखो आपतन कोण को इस प्रकार सेट करें कि आपका जो विचलन कोण है इसका मान एकदम से न्यूनतम आ जाए। जैसे हम इसको चेंज करेंगे ना तो ये आपका चेंज होता जाएगा। जैसे देखो अब मान लो यहाँ पे ये कोई रॉड है और यहाँ पे ऐसे रखी हुई है,
तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे करोगे तो ये आपका ये नीचे जाएगा ना, इस तरह और नीचे करोगे और नीचे जाएगा। अगर आप लाइट ना मान के ऐसा कुछ रखा हुआ मान लो, तब भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कि आपतन कोण को इस प्रकार एडजस्ट करें कि विचलन कोण का मान क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए। उस समय जो विचलन कोण होगा उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। समझ में आ गई बात ना। इसकी परिभाषा ये हो गई और हम कल बता देंगे, लिखवा देंगे। अब कल क्या छुट्टी है।